मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को म्यूट पे कर ले। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट पे कर ले। ये कार्यक्रम फेसबुक पेज एकेडमिक्स फॉर नेशन के फेसबुक पेज पे लाइव है और साथ ही ये क्या कहते हैं रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इसे हम यूट्यूब पे भी पब्लिश करेंगे। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमारे फोरम पे माननीय शिव प्रकाश जी हैं। माननीय शिव प्रकाश जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री हैं। आप पहले और अभी आजीवन आप संघ प्रचारक हैं। भारत माँ की सेवा के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया और 1986 से आप संघ के प्रचारक हैं। आप 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ तो वहाँ पे आप प्रांत प्रचारक रहे। उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र, जिसमें मेरठ, ब्रज और उत्तराखंड प्रांत आते हैं, उसके आप क्षेत्र प्रचारक रहे। और 2014 से आप राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों की जिम्मेदारी आप देख रहे हैं। और पिछले 7 वर्षों से लगातार आप बंगाल का काम देख रहे थे। बंगाल में संगठन के जो रणनीति बनी, जो पूरी व्यूह रचना हुई, जहां जिससे भाजपा 3 सीट से आज 78 सीट तक पहुंची और 38% वोट आए। लोकसभा 2019 के चुनाव में पार्टी को 18 लोकसभा सीटें मिली। और इस सब के बीच में हमने देखा कि परिणाम आने के बाद जिस तरह की परिस्थिति निर्माण हुई, उसको लेके हमने भाई साहब से आग्रह किया कि हम लोगों का प्रबोधन करें कि अभी ये कैसी स्थिति जो बनी है बंगाल में, उस पे और उसके बाद जो चुनाव के उपरांत बंगाल में जो हिंसा की राजनीति हो रही है, लोकतंत्र की राजनीति होनी चाहिए, जो हिंसा की राजनीति हो रही थी, उसका समाधान ढूंढने में संवैधानिक संस्थाएं, चाहे सरकार हो, जुडिशरी हो, एनजीओज हो, या फिर समाज की क्या भूमिका है, उस पे हम लोगों का प्रबोधन करें। ऐसे ऐसे विषय पर प्रबोधन करने के लिए हमारे बीच में शिव प्रकाश जी हैं। हम उनका बहुत ही हार्दिक और अभिनंदन करते हैं। सादर प्रणाम भाई साहब। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर शिव प्रकाश जी कर रहे हैं। प्रोफेसर शिव प्रकाश जी दिल्ली विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। उससे पहले आप IIPA में डॉक्टर अंबेडकर चेयर पे प्रोफेसर रहे। उससे पहले आप अरविंदो कॉलेज में लगातार आपने 2 दशक पढ़ाया। भारत सरकार की विभिन्न शिक्षा संबंधी कमेटियों के आप सदस्य हैं और NDTF के भी आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे और DU की AC को भी आपने पहले प्रतिनिधि के रूप में, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व किया और अभी JNU में AC के मेंबर हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो मैं आग्रह करूंगा शिव प्रकाश सर से कि वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। शिव प्रकाश सर, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आज हमारे बीच में जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके केरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक के बहुत सारे प्राध्यापक जुड़े हैं, बहुत सारे वाइस चांसलर जुड़े हुए हैं, जिनमें से मैं प्रोफेसर संजू शर्मा सर को देख पा रहा हूँ, गोवर्धन दास जी को देख पा रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे NCERT से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से, देश के तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालयों से, शैक्षिक संस्थाएं जैसे NCERT, नीपा जैसी संस्था, IIPA जैसी संस्था से भी लोग जुड़े हैं। तो उन सभी का मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए प्रोफेसर शिव प्रकाश जी से आग्रह करता हूं। शिव प्रकाश। धन्यवाद स्वदेश जी। एकेडमिक्स फॉर नेशन की तरफ से पहले तो मैं उन तमाम साथियों से माफी मांगना चाहता हूं, जैसा स्वदेश जी ने बताया कि तमाम साथी जूम के माध्यम से हमको ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि उस पर एक लिमिट का रहता है और हमसे भी चूक हुई है। तो उन सभी साथियों से माफी मांगते हुए आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। जैसा कि स्वदेश जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के उपरांत हिंसा का एक दौर चला और उसमें तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम सामान्य जनों को अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। इस तरह की राजनीति वहां क्यों आरंभ हुई, उसकी परिणति इस रूप में क्यों हुई, जबकि पूरे देश में पश्चिम बंगाल के साथ अन्य 4 राज्यों में भी चुनाव हुए, वहां कोई हिंसा नहीं हुई। सत्ता का परिवर्तन और सत्ता का आगमन बहुत सुचारू रूप से हुआ। क्या इसका जेनेसिस है, उसके मूल में जाने का प्रयास आज हम माननीय शिव प्रकाश जी के माध्यम से करेंगे। और जब मैं इस विषय को आपके समक्ष रख रहा हूं तो मुझे
कुछ महापुरुष याद आ रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानवतावाद बहुत प्रमुखता से उभर करके आता है और उनका मानवतावाद राष्ट्रीय राष्ट्र राज्य की परिधि से बहुत बाहर निकल करके अंतरराष्ट्रीयवाद को छूता है। महर्षि अरविंद का राष्ट्रवाद सनातनता के परिप्रेक्ष्य में वहां उपजता है और स्थापित होता है। वंदे मातरम वहीं से निकल करके पूरे देश में हम सबका आंदोलन का प्रमुख हथियार बन जाता है। मित्रों, आप सबकी जानकारी में लाऊं कि वंदे मातरम बोलते हुए 1906 में बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए कलकत्ता में ही लगभग 50,000 लोग अपने हाथों में लाल जिल्द की गीता, यानी गीता हाथ में हो और उसका जिल्द भी लाल हो, उस प्रांत में, उस क्षेत्र में इस तरह का राजनीतिक ह्रास, राजनीतिक गिरावट वर्तमान समय में हम सबको देखने को मिली है, जो बहुत ही चिंतनीय है। और जैसा कि विषय से बहुत स्पष्ट है कि संविधान की संस्थाओं के माध्यम से, समाज की भूमिका के माध्यम से क्या मार्ग निकलता है, कैसे समाधान निकलता है, इन सभी विषयों पर हम सबका प्रबोधन करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय शिव प्रकाश जी से। माननीय शिव प्रकाश जी, मंच आपका है। उससे पहले एक छोटा सा परिचय मुझसे छूट गया था कि बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग पीएचडी धारी बैठे हुए हैं, तो मैं आपको सूचित कर दूं कि माननीय शिव प्रकाश जी का जो पूरा सामाजिक चिंतन रहा है और उसको हम लोग जागरण या दूसरे अखबारों में पढ़ते रहते हैं, और जो पूरा कम्युनिटी सर्विस और सेवा और संगठन का पूरा काम रहा है, उस पे आधार पे बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने उनको भी पीएचडी की मानद उपाधि दी, और वो भी हमारे बीच में डॉक्टर शिव प्रकाश के रूप में मौजूद है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। एकेडमिक्स फॉर नेशन के माध्यम से आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित आज के इस संवाद कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय शिव प्रकाश जी, इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं और जिनके निवेदन पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, मेरे मित्र श्री स्वदेश जी, सभी उपस्थित संजीव जी को मैं भी देख रहा हूं, और संपूर्ण देश से जुड़े हुए सभी विद्वज्जन और फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग इसको सुन रहे हैं, ऐसे सभी बंधुओं को नमस्कार करते हुए आज के इस विषय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज का बंगाल जो कि हिंसक प्रदेश के रूप में जिसकी पहचान हुई है, वास्तव में हम थोड़ा सा पीछे का विचार करेंगे तो सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत संतों की भूमि ये पश्चिम बंगाल रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के योगदान को हम सभी जानते हैं। महर्षि अरविंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, इन संत परंपरा के महापुरुषों को हम भुला नहीं सकते, जिसका उल्लेख डॉक्टर शिव प्रकाश जी ने किया। साहित्यकारों में श्रेष्ठतम बंकिम बाबू, जिन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की, गुरुवर रविन्द्रनाथ ठाकुर, या वर्तमान में देखेंगे तो शरद चंद्र, ऐसे श्रेष्ठतम साहित्यकारों की भूमि ये बंगाल रही है। स्वतंत्रता के आंदोलन में जिन क्रांतिकारियों को हम कभी इतिहास के अंदर भुला नहीं सकते, ऐसे सुभाष चंद्र बोस से लेकर लंबी मालिका उस क्षेत्र के अंदर है। आर्थिक दृष्टि से बंगाल ये देश की आर्थिक राजधानी का केंद्र, इसके महत्व को भी हम लोग जानते हैं। केवल प्राचीन इतिहास नहीं, तो आधुनिक इतिहास का भी विचार करेंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में
जो वर्तमान में भी एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, ऐसे देश विदेश में अनेकों लोगों का जन्म स्थान इस बंगाल के अंदर है। फिल्म जगत के अंदर कला साहित्य के माध्यम से सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले ऐसे फिल्म कलाकारों का योगदान भी हमारे लिए स्मरणीय है। ऐसा बंगाल ये आज एक हिंसाग्रस्त राजनीति का केंद्र बिंदु बना है। इसकी एक पृष्ठभूमि है। हम जब 1977 से लेकर और 2011 तक का इतिहास देखते हैं तो हमको ध्यान में आएगा कि पूरे प्रदेश के अंदर 55,408 लोगों की हत्या ये राजनीतिक हिंसा के रूप में हुई है। मेन स्ट्रीम के आंकड़े जिसके उल्लेख मैं आपके बीच में कर रहा हूं, एक पुस्तक अभी आई बंगाल का रक्त रंजित इतिहास, रास बिहारी पत्रकारों ने उल्लेख किया, तो वो इस वामपंथी हिंसा का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि 4 घंटे और 50 मिनट में एवरेज एक व्यक्ति की हत्या का ये बंगाल का इतिहास है। इस हिंसक राजनीति से उबरने के लिए बंगाल की जनता को लगता था कि नए विकल्प के रूप में दीदी बंगाल को हिंसा मुक्त कर सकती है, और इसलिए विधानसभा चुनावों के अंदर 2011 में वामपंथी हारे और दीदी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार आई। जिस संकल्प के साथ यह सरकार आई थी, लेकिन बंगाल की जनता ने देखा तो बंगाल की जनता का संकल्प पूरा नहीं हुआ। 2011 से 2016, 2016 से 2021, इस 10 वर्षों के कालखंड के अंदर मैंने स्वयं भी साक्षात अनुभव किया और बंगाल की करोड़ों जनता भी जिस बात को अनुभव करती थी कि जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन ठीक दिशा में होने के स्थान पर बंगाल एक कुशासन का प्रतीक बन गया। भ्रष्टाचार उसकी पहचान बन गई। इसलिए सिंडिकेट, तोलाबाजी, ऐसे शब्द वहां पर चल पड़े। कोरोना के दिनों में जो केंद्र सरकार ने राशन भेजा, वो राशन भी टीएमसी के नेताओं के घरों में पहुंच गया। चाल चोर, चाल यानी चावल, दाल और आलू, इसलिए चाल आल चोर ये बंगला में एक प्रचलित शब्द हो गया। पिछले दिनों अम्फान आया तो उसका त्रिपाल भी नेताओं के घरों के अंदर चला गया, और इसलिए कुशासन के साथ साथ भ्रष्टाचार के प्रतीक राज्य के रूप में बंगाल खड़ा हुआ। बंगला भाषा में एक शब्द प्रयोग करते हैं, तोषण की राजनीति, जिसको हम अपीचमेंट बोलते हैं, इधर मुस्लिम तुष्टीकरण बोलते हैं। इस तोषण की राजनीति की भी कैसी पराकाष्ठा हुई। रोहिंग्या की बस्ती बसीरहाट जिले के अंदर बन गई। घुसपैठियों को सब सुविधाएं प्राप्त हो गई, और इसके कारण से देवी का विसर्जन ये संभव नहीं रहा। धार्मिक त्योहारों पर हमले होने लगे। और ये बंगाल की तीसरी पहचान ये तोषण की राजनीति के प्रतीक के रूप में बनी। महिलाओं के उत्पीड़न का यदि हम विचार करेंगे तो जो सरकारी संस्थाओं के आंकड़े हैं, बंगाल उसमें सबसे ऊपर आ गया। और राजनीतिक हिंसा का दौर ये वामपंथियों से भी आगे निकल गया। ये हिंसा का दौर कैसा है, इसके यदि वर्णन करना हो
तो जो पंचायत चुनाव 2018 में हुए, उस पंचायत चुनाव से लेकर असेंबली इलेक्शन तक 135 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, हजारों लोगों पर केस हुए, हजारों के सर फूटे, अनेक लोगों को घर छोड़ना पड़ा। ये हिंसा का क्रम उसी प्रकार से चलता रहा। बोले बंगला में शब्द प्रयोग करते हैं कि गणतंत्र, यानी लोकतंत्र नहीं है, गणतंत्र नहीं है। बंगला में बोलते समय कहते हैं कि गणतंत्र। बोले गणतंत्र की रक्षा के लिए, हिंसा से मुक्ति के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, तोषण की राजनीति से मुक्त करने के लिए हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बंगाल का निर्माण करेंगे। इस प्रकार का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर खड़ी हुई। जिस पंचायत चुनाव का मैंने उल्लेख किया, इस पंचायत चुनाव के अंदर की स्थिति कैसी जो हम सबको समझने की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और चंद्रचूड़ जी, उनके सामने जब केस आया तो उन्होंने स्वयं अपनी टिप्पणी की। वो कहते हैं कि 58,692 सीटों में से 20,159 सीटों पर किसी दूसरे व्यक्ति का नामांकन ही नहीं हुआ। 58,692 सीटों में से 20,159 सीट पर कोई नामांकन ही नहीं कर पाया। 30% सीटें निर्विरोध चुनी गई। तो उनकी टिप्पणी है, जो कोर्ट की टिप्पणी का मैं उल्लेख कर रहा हूं, हम इस तथ्य के प्रति बेखबर नहीं रह सकते कि राज्य में पंचायत चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ा गया। ये वहां की स्थिति थी और इसलिए टीएमसी का शासन, दीदी ममता का शासन, उसको अंग्रेजी के 3 शब्दों में किसी ने बहुत अच्छा बांधने का प्रयास किया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन। ये तीनों बातें बंगाल की पहचान बन गई और इसलिए बंगाल को इस संकट से उबारना चाहिए और बंगाल फिर से राष्ट्रवाद की दिशा में जाना चाहिए। फिर से वहां रविंद्र संगीत गूंजना चाहिए, विवेकानंद की बाणी गूंजनी चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों से आज का पश्चिम बंगाल हमारे पास है और ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना, तो इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। इन संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा पिछले 5 वर्षों में 2016 के चुनाव के बाद एक योजनाबद्ध तरीके से शुरू की। पार्टी के प्रयास कैसे थे इसका उल्लेख तो मैं आपके बीच में नहीं करूंगा, तो उसके समय की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जनता में धीरे धीरे इस बात का विश्वास निर्माण हो गया कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कुशासन से मुक्ति दे सकती है, गरीबों का विकास कर सकती है, उत्थान कर सकती है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को स्थापित कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास हुआ। इसके 2 लक्षण मैं आप सबके बीच में उल्लेख कर रहा हूं। मैंने पंचायत चुनाव की चर्चा की। 5,636 5,636 प्रतिनिधि इतनी हिंसा के बाद भी पंचायत चुनाव में जीत कर आए। आप लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते होंगे तो उस समय के मेरे भी अनेकों ट्वीट और फेसबुक पर पोस्ट आपने देखी होंगी। इसका परिणाम कैसा हुआ? हमारे पुरुलिया जिले के अंदर 2 कार्यकर्ता, एक का नाम था त्रिलोचन महतो, हम उत्तर प्रदेश में जिनको कुर्मी समाज बोलते हैं, ऐसे उधर महतो कहलाते हैं, पिछड़ा वर्ग है।
पुरुलिया जिला आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर है, यहाँ पर हमको बहुत अच्छी सफलता मिली। इसका परिणाम कैसा हुआ कि इस त्रिलोचन महतो को खंबे से लटकाकर मार दिया। दूसरा हमारा एक कार्यकर्ता वहां का था, उसको पेड़ पर लटका दिया। लेकिन इसके पश्चात भी ये परिवर्तन की यात्रा रुकी नहीं और इसका दूसरा लक्षण प्रकट हुआ पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर। हम 40% वोट लेकर 18 सीटें जीतने में सफल हुए। दीदी को ऐसा लगता था कि भाजपा अपनी 2 सीटें भी बचा नहीं पाएगी, इसलिए वो बंगला में बोलती थी कि बीजेपी को रसोगुल्ला मिलेगा, बीजेपी को 0 मिलेगा। लेकिन वहां की समाज की आकांक्षा के कारण से हम 18 सीटें जीते। मैं जब प्रवास करता था तो पत्रकार बंधु बोलते थे, भाई साहब कितनी सीटें मिलेंगी? मैंने कहा निश्चित रूप से हम 22 सीटें जीतेंगे। हमारा लक्ष्य 22 सीटों का था। तो सब लोग कहते थे कि डबल डिजिट यदि प्राप्त हो गई तो आपकी बहुत बड़ी सफलता है। हम उनकी अपेक्षा से भी आगे जाकर 18 सीटें हमने प्राप्त कर ली। एक सीट हमको हरा दी गई थी आरामबाग की, 32 वीवीपैट का काउंटिंग नहीं हुई। हम 1126 वोटों से केवल उस सीट को जीते थे, तो वो भी हम जीतने की स्थिति में थे। लेकिन इसके बाद ये जो सारा क्रम चला और जिसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं कि असेंबली के इलेक्शन में हुआ। असेंबली के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को लगता था और जनता का जैसा समर्थन था और जिस प्रकार के फिलर्स प्राप्त होते थे, हमको लगता था हम श्योर सरकार बनाएंगे। आप सबके मन के अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर बनी क्यों नहीं? तो उसकी बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। यदि हम 2016 का असेंबली इलेक्शन का अध्ययन करते हैं, तो आप क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र से और राजनीतिक विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमको देखने की आवश्यकता है। 2016 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें प्राप्त की थी और हमको वोट मिला था 10.16%। टीएमसी को 2016 के चुनाव में 44.9% वोट मिला था। उन्होंने 211 सीटें प्राप्त की थी। एक आंकड़ा जो मैं बोल रहा हूं आपको, जो अध्ययन करने का है, उससे हमारे मन के अनेक क्वेश्चन भी समाप्त होंगे। कांग्रेस और सीपीएम, वहां बोलते जोट बंगला में, गठबंधन, दोनों को वोट मिला था 36.27% और 73 सीटें उनको प्राप्त हुई थी। यदि हम पार्लियामेंट का असेसमेंट करते हैं तो आप सबको ध्यान में आएगा, इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला 40.25%। 18 सीटें हमने जीती और 121 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी असेंबली क्षेत्र में आगे रही थी 2019 में। इसमें टीएमसी को जो वोट मिला, बहुत अंतर कम हो गया, 43.28%। उनको सीटें मिली 22 और ये जो जोट है, दोनों को मिलकर 13.07% वोट मिला, उनको सीट मिली 2। अब इसके आधार पर 21 के इलेक्शन का हम विश्लेषण करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला 38.1%, हमको सीट मिली 77। अब इसमें जो समझने का आंकड़ा मैं पहले बोल रहा हूं आपके बीच में, 2016 में 36.27 वोट प्राप्त करने वाला महाजोट, उनका वोट इस समय मिला 8.6% और इसलिए टीएमसी का वोट परसेंट हो गया 47.9%। यदि हम पार्लियामेंट के इलेक्शन का विचार करें तो 2019 में हमको 37.36% वोट मिला है
और हम 353 सीटें जीते हैं। यदि ये फाइट उसी प्रकार से ट्रायंगल हो गई होती और कांग्रेस और सीपीएम को ये वोट परसेंट 20 भी हो गया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोकना संभव नहीं था। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में आएगा, ऐसा क्यों हुआ? तो ये हम सब राजनीतिक विद्वानों को समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ। बंगाल के इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो 2024 के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में यह जो थर्ड फ्रंट जिसकी चर्चा आजकल चल पड़ी है और शरद पवार जी के घर पे मीटिंग हो गई है, उसको आना संभव नहीं है। इसलिए बंगाल में त्याग करके, बलिदान देकर, समर्पण करके भी 2024 को बचाने का प्रयास अनेक लोगों ने किया। अब जब मैं अनेक लोग बोलता हूं तो मैं तेलंगाना गया था, अभी मुझे जानकारी मिली कि जो केसीआर हैं उन्होंने भी ममता दीदी को पैसा भेजा। तमिलनाडु में जो स्टालिन हैं उन्होंने भी दीदी का सपोर्ट किया। मुझे जानकारी मिली कि शरद पवार जी ने सोनिया जी को एक पत्र लिखा था उसी बीच में। उस पत्र में उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को कुछ सीटें मिल सकती हैं क्या, यदि नहीं मिलती हैं तो विड्रा करके हमको टीएमसी का समर्थन करना चाहिए। इसलिए राहुल जी एक दिन सिलीगुड़ी में सभा करने के लिए गए। उनके नाम पे भीड़ तो इकट्ठी होती नहीं है कोई भी, और इस कारण से उन्होंने वहां डिक्लेयर कर दिया कि क्योंकि कोरोना आ रहा है अब मैं कोई सभा नहीं करूंगा। प्रैक्टिकली अधीर रंजन चौधरी जो उनके वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस समय कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, वो क्वारंटाइन हो गए। तो कांग्रेस ने समर्पण किया, देश का वातावरण बना, और अभी सीपीएम जो पार्टी है उसके महासचिव हैं डॉक्टर सूर्यकांत मिश्रा। उनका ट्वीट है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, वो बंगाल के हैं, मुझे भी जानते हैं। उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि सीपीएम कैडर ने टीएमसी को जिताने के लिए सीपीएम को हराना पसंद किया, और ले सीपीएम मिला, कांग्रेस मिली, देश की विपक्षी पार्टी मिली, सारा मुस्लिम समाज, रोहिंग्या और घुसपैठिया पोलराइजेशन हुआ। और एक और बात जो आप सबको समझने की है, जिसको हम अल्ट्रा लेफ्ट बोलते हैं, उनके बीच के जो नक्सलवादी संगठन है, जादवपुर यूनिवर्सिटी उसका केंद्र भी है, उन्होंने घर घर संपर्क करके कहा नो वोट फॉर बीजेपी, किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, बीजेपी को वोट मत दीजिए। और इसलिए एक अपवित्र गठबंधन ये तैयार हुआ, और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए समस्त दलों ने अपने सारे वोट को ट्रांसफर किया। इसका परिणाम हुआ 34 साल शासन करने वाली सीपीएम लेफ्ट, उसका एक भी विधायक आज के समय बंगाल में नहीं है। कांग्रेस ने जितने इतने समय देश का शासन किया और देश का शासन करना सोचती भी है, उसका एक भी विधायक आज के समय बंगाल में नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम आंकड़ों के खेल में हारे हैं। टीएमसी को सीटें ज्यादा मिली हैं, उनका वोट परसेंट बढ़ गया, प्रैक्टिकली हम जीते हैं, क्योंकि जहां बाम होता था अब वहां राम हो गया, और राष्ट्रवाद का जयकारा गूंज रहा है, और हर बूथ पर भारत माता की जय का उद्घोष हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वैचारिक विजय प्राप्त की है और अपने विरोधियों को एकत्रित होने के लिए मजबूर किया है। भविष्य में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी ताकतें ही खड़ी होंगी, इसका शुभ संकेत है। जिस 2 तारीख के चुनाव के बाद उसी दिन मैं स्वयं कलकत्ता के अंदर था। मैं शाम को 5 बजे अपने पार्टी ऑफिस से निकला। आप सबकी जानकारी के लिए बताता हूँ, पार्टी ऑफिस के बाहर सैकड़ों लोग मोटरसाइकिल पर थे।
दंगाई थे, मुझे भी बड़ी मुश्किल से पुलिस ने निकाला। और उसी समय पर लगभग 1 बजे के बाद हमारे जितने काउंटिंग एजेंट थे उनके सबके साथ मारपीट शुरू हो गई थी, उनके घरों पर हमले शुरू हो गए थे और उनको काउंटिंग से भगाने का काम प्रारंभ हो गया था। कलकत्ता शहर में भी जिस कार्यकर्ता की हमारे हत्या हुई, वो हत्या भी शाम को 6-7 बजे ही हो गई थी और उसके घर पर दिन में भी हमला हो गया था। ये सब क्यों हुआ? तो वहां पर एक नारा चला था, खेला होवे। खेला होवे यानी खेल होगा, और ये खेला होवे का क्रम शुरू हुआ। ये हिंसा कैसी थी, संक्षिप्त में उसका उल्लेख मैं आपके बीच में कर रहा हूं। आप यदि इतिहास की सारी घटनाओं का आपने अध्ययन किया होगा क्योंकि आप उस विषय से जुड़े हैं। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन। तो कलकत्ता के अंदर एक प्रयोग हुआ था। डॉक्टर सोहरावर्दी उस समय मुख्यमंत्री थे। उस समय पर ग्रेट किलिंग ऑफ कलकत्ता इस नाम से एक संहार हुआ था। कहते कि लगभग 10,000 लोगों की उस हिंसा में हत्या पुलिस के नेतृत्व में और नेताओं के नेतृत्व में एक ही दिन में हुई थी। उसी का नाम है ग्रेट किलिंग ऑफ कलकत्ता। पर्पज उसका था कि हम कलकत्ता को और बंगाल को पाकिस्तान के साथ इस हिंसा के दम के सहारे जोड़ लेंगे, क्योंकि जिन्ना ने कहा था कि कलकत्ता के बगैर पाकिस्तान अर्थहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों से मुस्लिम लीग परास्त हुई थी। उस समय के जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें 20,000 लोग की लगभग पूरे प्रदेश के अंदर हत्या हुई थी और 50,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। 2 मई के बाद अब तक यदि मैं आंकड़ों का उल्लेख आपके बीच में करता हूं तो हमारे 41 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। लगभग 60-70 हजार लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा है। 25,000 से ज्यादा इंसिडेंट हुए, घटनाएं हुई हैं। घटनाओं की गणना करना संभव भी नहीं है। ये घटनाएं लोग कहते हैं कि 50,000 से कम नहीं होंगी। जो प्रभावित लोग हुए 60,175 लोग प्रभावित हुए और 39 महिलाओं के ऊपर रेप की घटनाओं का प्रयास हुआ है। अब मैं जब ये बोलता हूं तो आपके बीच में, और आप सब लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन मुझे भी संभल कर बोलना पड़ता है। इससे बंगाल की स्थिति आपको ध्यान में नहीं आएगी इतने बोलने से। रेप हुए हैं लेकिन कोई भी महिलाएं आगे आने का सामर्थ्य नहीं जुटा पा रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम आगे बढ़े, केस किए तो फिर हमारे साथ ऐसा ही होगा। बीरभूम जिले के अंदर नानूर की घटनाओं का वर्णन यदि आप सुनेंगे तो बड़ा ही हृदय विदारक सारा चित्र है, जिसकी चर्चा मैं आपके बीच में बहुत अधिक नहीं कर रहा हूं। लेकिन इसी सारी बातों का अध्ययन करते करते आपको एक और एंगल तो आपको ध्यान में आना चाहिए। अभी एससी कमीशन के पास जितनी घटनाओं की रिपोर्ट आई है उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। तो छेड़छाड़ के जो प्रयास हुए महिलाओं के साथ 679 ओनली दलित महिलाएं, लूट संपत्ति के जो प्रयास हुए 3,294, घर तोड़े गए 3,779। जो एससी समाज की महिलाएं हैं, एक महिला ने हिम्मत की जिसने रिपोर्ट लिखाई है रेप की, और एक के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। और हत्या जो हुई है, ये जो मैंने 41 हत्याएं बोली, इसमें से 12 जो है ये एससी समाज की हैं। एसटी कमीशन में जो रिपोर्ट आई है 25 लोगों के साथ इंसिडेंट हुए हैं। जनरल महिलाएं जो आगे आ पाई हैं वो 19 हैं। इस प्रकार का एक दृश्य हम एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ा,
दलित सबको जोड़ेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि घटनाओं का वर्गीकरण करेंगे तो जो अभी तक कानूनी प्रक्रिया में आने का जिनका प्रयास हुआ है उनका उल्लेख मैंने आपके बीच में किया है, और नहीं तो ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं। साउथ 24 परगना, बसीरहाट, बीरभूम, बर्धमान, मिदनापुर, उत्तर 24 परगना, ये अनेक जिले ऐसे हैं जिन जिलों के अंदर घटनाएं संकलित करना संभव भी नहीं है, और इसलिए हिंसा का एक बड़ा अराजक दौर वहां पर चला। कोर्ट सक्रिय हुआ। सक्रिय होने के कारण से कोर्ट ने कहा कि जो लोग घर छोड़ के गए हैं वो वापस आने चाहिए। कुछ प्रयास हुए तो उसका भी दृश्य आपके ध्यान में आए, वो कैसा है कि जो लोग वापस आ रहे हैं उनसे मांगा गया रिटर्न टैक्स। अब ये रिटर्न के टैक्स कितना है, 1 लाख से 15-15 लाख एक एक व्यक्ति से मांगा गया। इतना पैसा दो तो घर रह पाओगे। दूसरा कैसा है, कल आरामबाग का एक टीवी पर चला और अभी मैं मन की बात के बाद एबीपी टीवी मैंने खोला तो उसमें दिखा रहे थे कि बाल मुंडवाए जा रहे हैं। बाल मुंडवाने के बाद उनको टीएमसी का झंडा पकड़ाया जा रहा है और उनको टीएमसी के कार्यालय में झाड़ू पोछा लगाने के लिए कहा जा रहा है और उनका बिजनेस बंद कर दिया गया है। जो लोग घर वापस आए हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस विषय पर एक टिप्पणी की है, उसका उल्लेख मैं कर रहा हूं। आफ्टर गंगा जल एंड सेविंग ऑफ हैंड्स फॉर प्यूरिफिकेशन, बीजेपी वर्कर्स एंड सपोर्टर्स willing to join Trinamool Congress have had to be sanitized in बीरभूम। बीरभूम जिले की घटना का इसमें उल्लेख किया है इन्होंने। इस प्रकार का दृश्य जो घर पर वापस आ रहे उनके साथ हो रहा है। जो आते हैं पुलिस उनको भेजती है, पुलिस भेजने के बाद 2 दिन मौन हो जाते हैं, फिर बाद में उनको कार्यालय पर बुलाकर पिटाई होती है और उनको जो रिपोर्ट लिखी गई है उस पर कोरे कागज पर पुलिस बाद में हस्ताक्षर कराती है। इस प्रकार का दृश्य वहां पर है। ये सब क्यों हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिया, ये इसका अपराध है। अब ऐसे समय में जिन विषयों की चर्चा हम आज करना चाहते हैं वो भी दृश्य आपको ध्यान में आना चाहिए। पुलिस पर बंगाल की जनता का विश्वास नहीं है। पुलिस भी कहती है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और इसलिए कोई पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाएगा और रिपोर्ट लिखाने के बाद उसके साथ न्याय हो जाएगा, ऐसा बंगाल की पुलिस के बारे में बंगाल की सामान्य जनता का कोई विश्वास नहीं है। कलकत्ता को हम बुद्धिजीवियों का शहर मानते हैं और भद्र लोग ये शब्द चलता है, इंटेलेक्चुअल, लेकिन आपने देखा होगा कि बंगाली इंटेलेक्चुअल भी बहुत कम लोगों को छोड़कर इस हिंसा के विषय पर आगे नहीं आया। बंगाल के मीडिया को यदि आप देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो कि प्रिंट मीडिया हो, उसने इन घटनाओं को जितना स्थान देना चाहिए था, इनको बदनाम करने का प्रयास तो किया, लांछित करने का प्रयास किया, लेकिन जो रोल उसका होना चाहिए था उस रोल को उसने निर्वाह करने का काम नहीं किया। मैं एक बात की ओर आपको उल्लेख कर रहा हूं, देश के अंदर एक अपवित्र गठबंधन है। वो लेफ्ट प्रेरित है, वो तथाकथित सेक्युलर है, उस सबका चरित्र आपको समान दिखाई देगा। बेमुला की घटना हुई और हाथरस की घटना हुई, सारे देश के लोग एकदम आगे आ गए, लेकिन मैंने इतना उल्लेख किया कि दलित समाज के साथ क्या क्या हुआ। ना तो भीम आर्मी कहीं है, ना दलित ऑर्गेनाइजेशन कहीं है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो देश भर के अंदर पुणे की घटना को लेकर, बेमुला की घटना को लेकर, हाथरस की जो घटनाएं भी मिथ्या हैं, इन घटनाओं पर शोर मचाने वाले लोग, हजारों अनुसूचित समाज के साथ लोगों के साथ अन्याय हो गया, एक भी आगे नहीं आता। ये जो मोमबत्ती लेकर घूमने वाले गैंग हैं,
अखलाक के विषय पर लेकर जो अपने अवार्ड वापस कर रहे थे, इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, लोकतंत्र के इतिहास पर काला धब्बा है, वो भी पता नहीं कहां पर है। जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो महिला अधिकार, महिला स्वतंत्रता की बात करते हैं, आपने किसी की आवाज नहीं सुनी होगी। और इसलिए बंगाल की जनता को लगता है कि पुलिस भी हमारे साथ नहीं है, विद्वान व्यक्ति भी हमारे साथ नहीं है, मीडिया ने भी हमको स्थान नहीं दिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी आगे नहीं आते, अवार्ड वापसी भी नहीं आते। तो तथाकथित सेकुलर लोग, इनका चरित्र क्या है? ये देश के विभाजन की बात करेंगे, टुकड़े टुकड़े करने की बात करेंगे, उस समय दलित विषय आएगा, महिला विषय आएगा। तो बंगाल की इतनी घटनाओं में महिलाएं पीड़ित हुई, दलित समाज पीड़ित हुआ, ट्राइबल समाज पीड़ित हुआ, पिछड़ा समाज पीड़ित हुआ, लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। ऐसे लोग आगे क्यों नहीं आते? एक मन के अंदर प्रश्न है। फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है, हम देखेंगे तो कैसा है। यदि दीदी का हम हिस्ट्री देखें तो संविधान की शपथ लेने वाली एक महिला पहले राजीव कुमार के धरने पर जाकर बैठ जाती है, जो एक्यूज है। अभी नारदा केस में 4 मिनिस्टर पकड़े गए, उनके लिए धरने पर 6 घंटे 7 घंटे बैठती जाकर सीबीआई के ऑफिस में, काम नहीं करने देती। उन्होंने संविधान के रक्षण की शपथ ली है और उनकी पुलिस वहां पर हंगामा करती है और गवर्नर हाउस का गेट तोड़ने का प्रयास करती है। तो बंगाल क्या इस देश का हिस्सा है? वहां कानून है कि नहीं है? ये विचार करने की बात है। अलापन बंदोपाध्याय चीफ सेक्रेटरी, वो तो आईएएस है, उनको वहां का कैडर अलॉट हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री की मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो फिर ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ये देश एक है कि नहीं है? एक बड़ा क्वेश्चन हम सबके सामने है, जिसको मैंने कहा कि बंगाल में गणतंत्र नहीं है। अभी कैसा है कि वहां ह्यूमन राइट कमीशन गया, एससी कमीशन गया, वुमेन कमीशन गया, तो उनको सुरक्षा नहीं दी जाती, उनसे अपेक्षा नहीं की जाती वो जाए, उनका सपोर्ट नहीं होता है। तो क्या देश के अंदर ऐसी संवैधानिक पोस्ट पर बैठने वाले लोगों को वहां जाना और न्याय दिलाने की बात करना ये अपराध है? फिर कोर्ट सक्रिय होता है तो हमारा इस कोर्ट पर विश्वास नहीं है, हमारा केस ट्रांसफर किया जाए, ये बीजेपी के साथ जुड़े हैं, ऐसा आरोप लगाकर न्यायपालिका को बदनाम करने का प्रयास होता है। क्या ये संविधान का रक्षण है? पत्रकारों के साथ हम देखेंगे तो जहां भी पत्रकारों का विषय आया, तो मैं 2 घटनाओं को उल्लेख करता हूं। अम्फान तूफान जब आया था तो वहां कटमनी के विषय को पर्दाफाश करने का काम एक पत्रकार ने किया, दीदी ने उसको अरेस्ट करा दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक असाइनमेंट लेकर स्वतंत्र फोटोग्राफर गया, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। और इसलिए जो भी लोकतंत्र के हित में कोई बात उठाने का वहां प्रयास करता है, वो सारे प्रयासों को तानाशाही पूर्ण तरीके से दबा दिया जाता है। और इसलिए गवर्नर को कहा गया कि आप जा नहीं सकते। गवर्नर साहब आज की स्थिति में एकमात्र बंगाल की जनता का सहारा है। बंगाल की जनता को लगता है कि हमारी पीड़ा को किसी ने समझा है, तो केवल गवर्नर ने समझा है। इस बात को उन्होंने टीवी पर भी बोला है, पत्रकारों के बीच में बोला है, आसाम के कैंपों में भी गए हैं, नंदीग्राम में भी गए हैं। अब विधानसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव लाकर उनको रोकने का प्रयास हो रहा है। वो कहते, वो स्वयं का स्टेटमेंट मैं आपके बीच में उल्लेख कर रहा हूं, वो कहते हैं हम एक ऐसे राज्य में हैं जहां शासन संवैधानिक नियमों से बहुत दूर है, जहां नौकरशाही का 100% राजनीतिकरण किया जाता है। वे फ्रंट लाइन राजनीतिक कार्यकर्ता हैं।
अगले स्टेटमेंट में वो कहते हैं, राष्ट्रीय मीडिया की निष्क्रियता के कारण लोकतंत्र का पतन हो रहा है। यह लोकतांत्रिक ताने बाने को उस स्तर तक ले जा रहा है जहां यह उसके पूरे इतिहास के लिए चुनौती होगा। हर दिन मुझे लड़कों, लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के वीडियो मिलते हैं, सड़क पर, रिक्शा पर, लाउड स्पीकर पर घोषणा करते हुए कि हमने गलती की है कि विपक्ष के लिए यानी बीजेपी के लिए मतदान किया, हमें उनको वोट नहीं देना चाहिए था, ये हमारा अपराध है। और वो आगे कहते हैं कि हमको सुरक्षित रहने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ता है। ये गवर्नर साहब से जो लोग मिले उनकी टिप्पणियां हैं और उनकी वेदना है। ये बंगाल के फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर वो सब हो रहा है जो अलोकतांत्रिक है। लेकिन देश की विपक्षी पार्टियां, देश के अंदर तथाकथित मानवाधिकारवादी, देश के महिला ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करते हैं, सेंट्रल विस्टा जैसे बनने वाले भवन पर कहते ये मौत का सौदागर बनवा रहा है या ये नरेंद्र मोदी का घर बन रहा है, और उसको बड़ा विषय बनाते हैं, टूल किट का हिस्सा हो जाता है। लेकिन बंगाल का इतना रक्त रंजित इतिहास ये देश की सुर्खियों का विषय नहीं बनता, एक स्टेट का और सामान्य हिंसा रह जाती है। और इसलिए ऐसे समय पर हम सब लोगों ने विचार करने की आवश्यकता है कि हम क्या करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जो हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र में लोक जागरण ये समस्त समस्याओं का समाधान है, और इसलिए हम लोक मत के जागरण के प्रयास के लिए सबको इस काम में सक्रिय होने की आवश्यकता पड़ेगी। अनेक आयोग अपने अपने तरीके से वहां पर सक्रिय हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री इन विषयों को गंभीरता से लेकर सक्रिय है। ऐसे विषयों में जहां जिसकी भूमिका हो सकती है, तथ्य उपलब्ध कराना, सहयोग करना, हम भी उस काम में सक्रिय हो सकते हैं। समाज का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, ये झकझोरने वाली घटनाएं हैं, उनके बीच में जैसा आज का ये संवाद है, हम इन विषयों को देश भर में आगे बढ़ा सकते हैं। पार्टी, संगठन और विचार परिवार ने इन विषयों को आगे बढ़ाया भी है। मीडिया के साथ इन सारे विषयों को लेकर संवाद हो, इसका प्रयास हम कर सकते हैं। और मीडिया में लेख और पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर हम इसमें सहयोगी हो सकते हैं। जो लड़ रहे हैं वहां पर ऐसे सब कार्यकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए हम उसमें सहयोगी हो सकते हैं। और ये लोकतंत्र की स्थापना का एक बहुत बड़ा काम है। अभी 25 तारीख को हमने आपातकाल की स्मृति में कार्यक्रम किए। कांग्रेस के एक नेता ने लेख लिखा, 25 जून 1975 और 2014 ऐसी सारी ताकतें लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लोग लड़े उनको तानाशाह सिद्ध करने में लगी हैं, और जो तानाशाही पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं उनको लोकतांत्रिक चेहरा बनाने का प्रयास हो रहा है। और इसलिए इस सत्य को समाज के सामने लाना, ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा प्रदत्त जो संविधान है, जिसमें हमको राजनीतिक आजादी प्राप्त हुई है, उन मूल्यों की रक्षा का संकल्प है। और ये संकल्प हम सबको उठाना पड़ेगा। इसके कारण से देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा संभव हो पाएगी। और इसलिए हम सब मिलकर संवैधानिक संस्थाएं और समाज जो इस काम में सक्रिय हैं, यदि हम और अधिक सक्रिय होंगे, उनको ताकत देंगे, तो निश्चित रूप से भविष्य में एक अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने में हम सब सहायक बन सकते हैं। आज के इस अवसर पर आप सबने मुझे सुना, शायद थोड़ा समय ज़्यादा लगा होगा, फिर भी उसके बाद भी आप सबके सम्मुख इतना विषय प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी ओर से अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। भारत माता की जय। आपके मन में कुछ जानकारी करने की इच्छा है तो उसको हम कर सकते हैं, पर अपना
जैसा स्वदेश जी और शिव प्रकाश जी बताएंगे वैसा संचालन आगे होगा। पुनः सभी को नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। माननीय आपके समक्ष कुछ सवाल हमारे सहभागियों ने रखे हैं। एक सवाल मैं अपना सवाल बाद में पूछूंगा। एक मुझे बड़ा अच्छा सवाल सुमेधा चक्रवर्ती का मिला है। उनका कहना है कि बंगाल में जो लघु उद्योगों की बर्बादी हुई और वहां की जो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है उसने भी हिंसा में बहुत बड़ा योगदान दिया। और ऐसा ही दूसरा सवाल है आयुष गुप्ता का, बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है, तो दोनों सवाल मैं आपके समक्ष रख दे रहा हूं, फिर आप उसको ले सकते हैं। उनका भी सवाल है कि जो बंगाली अस्मिता है उस बंगाली अस्मिता ने वहां के भद्रलोक को, वहां के शासन के दुराचार को, उसके भ्रष्टाचार को एक तरह से छिपा करके रखा हुआ है और उस नाते हुए उस पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। ये दो सवाल आपके। हाँ, बहुत अच्छा शुभका जी, आपने जो विषय बताया तो सुमेधा जी ने, मैंने पहले ही बंगाल कुशासन का प्रतीक बना है, विषय विस्तृत ना हो जाए इसलिए मैंने उसका उल्लेख नहीं किया था। एक समय ऐसा था कि आज का जो बिहार है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, झारखंड उड़ीसा है और नॉर्थ ईस्ट है, सबके नवयुवकों को रोजगार देने का काम कलकत्ता और बंगाल में होता था। लेकिन वहां का सारा उद्योग समाप्त हो गया, कानून व्यवस्था समाप्त हो गई, वहां से चला गया। दूसरा विषय जो बंगाली अस्मिता के नाम पर बात की है, वास्तव में जिसको बंगाली अस्मिता कहा जा रहा है वो बंगाली अस्मिता नहीं है। बंगाली अस्मिता के प्रतीक गुरुवर रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, तो क्या उनके मानवीय मूल्यों की चर्चा वहां हो रही है? स्वामी विवेकानंद जी हैं, क्या उनके मानवीय मूल्यों की चर्चा हो रही है? बंकिम बाबू ने जिस प्रकार की स्वतंत्रता की अपेक्षा वंदे मातरम गीत के माध्यम से की थी, क्या वैसी स्वतंत्रता का वातावरण है? और इसलिए एक भ्रम निर्माण करने का काम और भावनात्मक वातावरण बनाकर वोट लेने का काम हुआ है। इस सभी बातों को हम और अधिक प्रयास करके, बंगला में यदि कहना हो सुमेधा जी समझ जाएंगी, घोरे घोरे बाड़ी बाड़ी और मानुष मानुष संपर्क करके सत्य को बताना पड़ेगा। तभी सब लोगों को मालूम होगा कि बंगला अस्मिता ये वास्तव में नहीं है। बंगला अस्मिता बंगाल के विकास के साथ और सांस्कृतिक मूल्यों के रक्षण के साथ जुड़ी है। उसमें देवी का अपमान नहीं है, माँ काली का सम्मान है। बंगला भाषा के लिए लड़ने वाले उत्तर दिनाजपुर के 2 नवयुवकों की हत्या हो गई गोली से, तो वो बंगला विरासत नहीं है, बंगला सम्मान नहीं है, और इसलिए सत्य को हमको बताना पड़ेगा। एक प्रश्न मेरा भी है, और जब हम लोग ग्रेजुएशन में आए या विद्यार्थी जीवन शुरू किया तो चकमा शरणार्थियों के बारे में पढ़ते थे और वो पूरा क्षेत्र उस रूप में देखा जाता था। जो वर्तमान हिंसा का दौर है उसमें समाचार पत्रों में भी आया और कुछ हम लोगों ने कार्यक्रम भी रखा था, गोवर्धन दास जी का उद्बोधन उसमें हुआ था। तो उन्होंने बताया कि जो हिंसा है उसमें रोहिंग्याज की भूमिका बहुत ज्यादा है और जो टीएमसी के कुछ हिंदू कार्यकर्ता सामने आए उनके साथ भी दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के वोटर समूह के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, उनकी हत्याएं की गई। जैसे आपने आंकड़ा दिया 41 लोगों का, तो रोहिंग्या की और जो सरकार की तुष्टीकरण की नीति है, इस पर आपने प्रकाश डाला भी था, उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं तो अच्छा रहेगा। मैंने 1946 की घटना के साथ अपनी बात को जोड़ा था। इसमें सबको समझने के लिए, एक तो जो साउथ 24 परगना है
गंगा सागर जब हम जाते हैं तो उधर का क्षेत्र उसके साथ जुड़ता है। तो इसमें डायमंड हार्बर, गोसावा, सागर, पाथर प्रतिमा ऐसी विधानसभाएं हैं। तो जगह जगह मुस्लिम पॉपुलेशन का प्रादुर्भाव बड़ी मात्रा में है। हिंदू समाज अनुसूचित वर्ग का है, कमजोर है, और यहाँ पर पॉलिटिकल दृष्टि से टीएमसी के साथ जो गुंडा बदमाश टाइप लोग कहेंगे वो जुड़े हैं। नाम भी है, गोवर्धन दास जी उस नामों को आपको बता देंगे। और ऐसे ही उत्तर 24 परगना में जो बसीरहाट जिला है, उसकी संदेश खाली, हिंगलगंज, ये जो विधानसभा है, और मीना खान विधानसभा है, वहां भी ऐसी स्थिति है। और वहां पर हिंदू समाज का रहना संभव ही नहीं रहा है। जबरदस्ती जमीन हड़प लेना, मकान कब्जा लेना और छोड़कर चले जाओ। आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण से हिंदू समाज की ताकत ही उनको फेस करने की नहीं है, और इसलिए हिंसा का शिकार भी बड़ी मात्रा में वही हुआ है। विशेष रूप से बांग्लादेश से आया हुआ ये जो हिंदू शरणार्थी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार CAA कानून लेकर आई है, कष्ट भी इसने भोगा है। और इसलिए रोहिंग्या, बांग्लादेश से आया हुआ अवैध मुस्लिम घुसपैठिया प्लस गुंडे बदमाश, उसमें टीएमसी के हरदन बोलते हैं बांग्ला के अंदर, ऐसे बदमाश टाइप लोग जो हिंदू समाज के भी हैं, ऐसा सभी वर्ग उसके अंदर शामिल है। और योजनाबद्ध तरीके से हुआ है, और एक एक घर को चिन्हित करके हो रहा है, अभी भी वो चल रहा है। जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, उन बूथ के कार्यकर्ताओं को रात्रि को जाकर धमकाना, क्यों काम किया तुमने, टीएमसी ज्वाइन करो, ये प्रक्रिया सतत चल रही है। इसलिए आपके सामने जो विषय आया है वो विषय ठीक है, हिंसा का स्वरूप भी उसी प्रकार का है, लेकिन केवल मुस्लिम ऐसा नहीं है, तो टीएमसी के उस प्रकार के लोग इसमें शामिल हैं। और जगह जगह टीएमसी राजनीतिक दल वास्तव में निचले स्तर पर देखेंगे तो वो सिंडिकेट, तोलाबाजी, कटमनी, इसमें शामिल लोगों का ही दल है, वो इसी प्रकार के लोग हैं, तो उनके द्वारा ये सब हुआ है। तो वैसे अगला सवाल है, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं डॉक्टर VS नेगी जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपका सवाल है कि जिस तरह से पूरा माहौल अलोकतांत्रिक हो गया है पश्चिम बंगाल में, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक पक्ष है या उसका जो राजनीतिक विस्तार है वो किस रूप में आगे आएगा, और लोगों में जो डर और भय का वातावरण है उससे कैसे मुक्ति मिलेगी, इस पर अगर कुछ प्रकाश डालें तो हम लोगों का हौसला भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा, नेगी जी ने अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं 2015 से बंगाल में जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी संगठन बहुत सीमित था उस समय, बूथों की तो चर्चा हम कर नहीं पाते थे। 79,000 बूथ टोटल बंगाल के अंदर हैं। अभी आज के समय हमारा 70,000 बूथों पर बूथ समिति है। पिछले 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस हिंसा की राजनीति को झेलते हुए भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है, और भारतीय जनता पार्टी के अभी भी कार्यकर्ता उसी प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार हैं। मोदी जी की लोकप्रियता, हमारा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का सहयोग और बंगाल के कार्यकर्ताओं की हिम्मत, ये फिर से वहां पर खड़ी होगी, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी फिर से दम के साथ खड़ी होगी। बंगाल का जो नेतृत्व है और वहां के जो कार्यकर्ता हैं, वो इस सारी घटनाओं में भी जिले जिले के अंदर जाकर सब कार्यकर्ताओं को सांत्वना देना, उनका सपोर्ट करना, उनको आर्थिक सहयोग भी करना, लीगल सहयोग भी करना,
मेडिकल सहयोग भी करना, सब प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। और इस सारी हिंसा को मात देकर भी हम वहां खड़े होंगे, इस विश्वास का आधार और मोदी जी की लोकप्रियता, ये ही दोबारा से वहां खड़े होने में सहायक होगी। और निश्चित रूप से हमको विश्वास, हम खड़े होंगे फिर से। ऐसा हमारी सहयोगी हैं मोनिका गुप्ता जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापिका हैं। उनका सवाल राष्ट्रीय महिला आयोग को लेकर के है। तो उनका सवाल है कि चुनाव के उपरांत जिस तरह की हिंसा हुई और नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन ने बार बार कहा कि पुलिस का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, महिलाएं प्रताड़ित हुई हैं, वो बोल नहीं पा रही हैं, उस दृष्टि से उसकी भूमिका कैसे बढ़ाई जाए, अगर उस पर कुछ दृष्टि आए तो। अभी वहां पर मोनिका जी और आप सबको जानकारी की है, कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि सारी घटनाओं की जांच जो है ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो करेगा, और उसको लोकल पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका प्रवास इस समय चल रहा है, एक सेटअप भी बना है, और सारी घटनाएं उसी के पास संकलित करने के बारे में कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है। 5 लोगों की बेंच कलकत्ता हाई कोर्ट की, उसने व्यवस्था बनाई है। तो अब हमको अलग अलग आयोग पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और बंगाल पुलिस यदि कहीं बाधा बनेगी तो उसके पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कोर्ट के निर्देशन में ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत ये व्यवस्था बनी है, और वहाँ 2 दिन से इसका टूर चल रहा है, और वहाँ के लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर लोकल पुलिस के सपोर्ट को कोई ज़्यादा महत्व नहीं बचेगा, ऐसा लगता है। वैसा मेरे पास जो अभी प्रश्न है उसमें से आखिरी प्रश्न है। उसके अलावा स्वदेश जी के पास कुछ प्रश्न होंगे तो वो लेंगे। एक चिंतन या कहें चिंता हम सब के समक्ष किन्हीं किन्हीं क्वार्टर से आ रही है, वो ग्रेटर बांग्लादेश का स्वप्न कुछ चरमपंथी देख रहे हैं। आप क्या उस चरमपंथियों के उस जो उनकी आकांक्षा है कि देर सवेर हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, उसकी भी भूमिका इस हिंसा में देखते हैं क्या? 1946 का जो मैंने उल्लेख किया, तो उसकी 2 बातें सभी की जानकारी के लिए रहे। पहला, मुस्लिम लीग का प्रयास था कि जो बंगाल है ये सारा पाकिस्तान के अंदर चला जाए। जब ग्रेट किलिंग होने के बाद अगले दिन समाज ने जब उत्तर दिया, तो सोहरावर्दी को लगा कि ये दाव तो उल्टा पड़ गया है। तो उन्होंने एक नया दाव चला था उस समय पर, जो हिस्ट्री में उल्लेख है कि हम बंगाली हैं, मुस्लिम हो कि हिंदू हो, हम बंगाली हैं, और इसलिए हमारा बंगाल एक सेपरेट होना चाहिए। ये जो ग्रेट बंगाल जिसकी चर्चा हो रही है, ये उस समय पर सोहरावर्दी के मस्तिष्क की उपज थी कि पाकिस्तान में ना भी जाए तो पूरा बंगाल भारत से अलग हो जाए। और इस प्रकार का विश्व भ्रमण करने वाले बीज और तोड़ने वाली ताकतें ये तो देश के कोने कोने में सक्रिय हैं। इन प्रश्नों का उत्तर इसी बात पर निर्भर है कि राष्ट्रवादी ताकतें जितनी शक्तिशाली होंगी तो इन प्रश्नों का उत्तर मिलता चला जाएगा। और इसलिए भारत इसको तोड़ने की सामर्थ्य मुझे लगता है कि आप सबके और हम सबके रहते हुए अब किसी की नहीं है, इसलिए कोई ऐसे स्वप्न तो साकार नहीं कर सकता। बस ये है कि उसके लिए समाज को जागरूक करना और संघर्ष के लिए खड़ा करना यह आवश्यक है। क्योंकि बंगाल की ये सामर्थ्य तो है कि उसको मालूम हो गया तो सब प्रश्नों का उत्तर तो वो दे सकता है, क्योंकि लड़ने की सामर्थ्य उसकी है, उसका स्वभाव भी है। लेकिन अभी ये सत्य उसको पहुंचना बाकी है। पिछले 5-6 वर्षों में जो प्रयास हुआ है उसी में से इतना रिजल्ट हम देख रहे हैं। और प्रयास होगा तो सफलता मिल जाएगी। स्वदेश जी, हमारे बीच में अलग अलग विश्वविद्यालय से लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे ही आनंद पाटिल जी का सवाल है कि जो तानाशाही रवैया बंगाल में चल रहा है और कार्यकर्ता दबाव में आ रहे हैं, इसका जवाब माननीय भाई साहब आपने दिया है कि किस तरह सर मुड़ा के या घोषणा करके लाउड स्पीकर पे, और उसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, क्योंकि लोकल प्रशासन वहाँ पे उस तरह से इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है और उस पर विश्वास भी नहीं है। अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहें कि क्या प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा या दूसरी संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे हैं
NCW ने क्या प्रयास किया, या SC कमीशन, ST कमीशन ने क्या प्रयास किया, या नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बहुत सारे केसेस संज्ञान में लिए हैं। तो अगर कुछ आप और प्रकाश डालना चाहें। हिंसा के तुरंत पश्चात तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर गवर्नर के साथ, दूसरा होम मिनिस्ट्री ने अनेक प्रकार के प्रयास उस समय किए थे, रिपोर्ट भी मांगी थी। उसी के कारण से हमारे जितने भी कमीशन हैं वो सब सक्रिय हुए हैं। अच्छा, वकीलों का एक समूह भी बना है जिस काम के लिए कलकत्ता में भी और दिल्ली के अंदर भी काम कर रहा है। और आर्थिक संसाधन उन सबकी बात भी मैंने आपके बीच में उल्लेख की है। जो पीड़ित लोग हैं उनको सुविधा पहुंच जाए, इसका भी एक क्रम चल रहा है, कुछ पहुंचाने की व्यवस्था भी की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं ऐसे 3 परिवारों के अंदर वहां तुरंत गए थे 4 और 5 जून को, जहां पर हत्या हुई थी। और उसके कारण से वो विषय पूरे देश का विषय भी बना और घटनाएं आगे आई। पहले संवैधानिक पार्टी के लेवल पर सभी प्रकार के प्रयास वहां हैं। ये जो वुमेन कमीशन है, इनकी चेयरपर्सन भी वहां गई थी। SC कमीशन भी वहां विजय सापला जी ये लोग होकर आए। चाइल्ड कमीशन भी वहां गया है। अभी भी लगातार उनकी देखरेख में ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे एक बात जोड़नी है कि अंत में लोकतांत्रिक मूल्यों की लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई है, तो जनता का जागरण ही उसके लिए अंतिम शस्त्र होता है। और उस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी और सब संगठन प्रतिबद्ध हैं और उनके मन में किसी प्रकार का डर नहीं है। और इसलिए हम साहस के साथ परिषद समाज को वहां खड़ा कर पाएंगे। अंतिम सवाल ले लेता हूँ। प्रोफेसर संजय रॉय हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के, बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। उनका भी कंसर्न है, वैसे बहुत बार लोगों का रहता है, क्योंकि सब यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं प्रोफेसर होने के साथ, स्थानीय कार्यकर्ता का, जो स्थानीय कार्यकर्ता वहाँ जूझ रहा है, लड़ रहा है, उसको आपने वैसे जवाब देने की दिया है, तो उसके बारे में एक लोगों का संशय रहता है कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रख रहा है, या कैसे आप सब लोग उनको प्रेरित कर पा रहे हैं लड़ने के लिए, बात रखने के लिए अपने। बहुत लंबी चर्चा की आवश्यकता तो नहीं है संजय जी, लेकिन एक जानकारी के लिए बताता हूं। जो पंचायत चुनाव के बाद और अब तक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, तो सबको एक आर्थिक राशि उनके घर पर पहुंचाने की व्यवस्था, सभी उनके केस लड़ने की व्यवस्था और मेडिकली सारी सुविधा पार्टी लंबे समय से कर रही है। राशि को खोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वो एक ठीक है। एक मन की संवेदना कैसी है इससे समझ सकते हैं आप कि जब ये घटनाएं शुरू हुई थी तो मैंने और हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी ने अमित भाई के साथ बैठकर चर्चा की कि हमको कुछ सहयोग करना पड़ेगा। उन्होंने क्या करना है, तो हमने बताया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, इससे 2.5 गुना करो। और इसलिए तब से वो सहायता हो रही है। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की सहायता देने का एक सिस्टम बना है, वो रेगुलर है, उसमें कोई अलग से कहने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो वो बना है। और ये जो लगभग 15,000 परिवारों के अंदर अभी लिस्टिंग की है, जिनके घर मकान टूटे हैं, उनको हमको व्यवस्था देने का विचार किया है, तो उसका भी एक सिस्टम बन गया है, वो भी उनको पहुंच जाएगा। और जो 41 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उनके पास भी सबके लगभग 39 के पास आर्थिक सहायता ये पहुंचाने की व्यवस्था मतलब पहुंच गया है उनके यहाँ पर। मैं अभी 3 दिन पहले कलकत्ता में था, तो सब व्यवस्था विचार करके हम लोग आए थे और वहाँ की टीम भी इस काम को अच्छे से कर रही है, तो वो सेटअप पूरा बना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सवाल के लिए लोगों ने हाथ भी खड़ा किया, लेकिन आपने जैसा बताया था कि आपको अमृतसर भी निकलना है, तो मैं सीधे धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर अनिल सौमित्र, जो क्षेत्रीय निदेशक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन अमरावती कैंपस के, उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर अनिल सौमित्र जी। स्वदेश जी, धन्यवाद। जैसा हम सब लोग सुन रहे हैं, दो प्रकाश हमारे इस समूह में मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हैं, डॉक्टर शिव प्रकाश जी, और जिन्होंने सारे कार्यक्रम का नियोजन किया, श्री प्रकाश जी। तो आपने हमको बंगाल की स्थिति और वहाँ जो सरकार प्रेरित, जो राज्य की सरकार है,
और वहाँ की जो तृणमूल कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, उन दोनों के द्वारा जो प्रेरित एक हिंसा की राजनीति पैदा हुई है और उसका जो विकास हुआ है, वो लोकतंत्र पर जो एक कुठाराघात हो रहा है वहां पर, उसके बारे में, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं की जो स्थिति है उस हिंसा और तनाव और विद्वेष को शमन करने में, उसके बारे में हम सब लोगों को आपने आलोकित किया, प्रकाशित किया। और इसके साथ ही जो स्वदेश जी के साथ है और एकेडमिक फॉर नेशन की जो टीम है, उन लोगों ने जो बेहतर काम किया है, तकनीकी काम और इतने लोगों को नियोजित करना, क्योंकि आजकल एक जो बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है वो सज्जन शक्ति और जो बौद्धिक क्षेत्र के लोग हैं उनको एक मंच पर लाना, उनको जोड़ना, उनको सक्रिय करना, ये भी एक अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। तो मुझे लगता है कि वो श्री प्रकाश जी और स्वदेश जी और मोनिका जी और पूरी जो टीम है, हम सब लोगों ने मिलकर सब विद्वानों को, बौद्धिक क्षेत्र के लोगों को, जो हम सब लोग समाज जागरण के काम में लगे हैं, उनको जागृत करने का, उनको सचेत करने का, उनको सक्रिय करने का आपने काम किया है। तो आदरणीय डॉक्टर शिव प्रकाश जी को मैं अपनी तरफ से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और पूरी टीम को भी धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि इतने बड़े और महत्वपूर्ण विषय पर इतने देश भर के लोगों को नियोजित और संयोजित करने का काम किया है। और सारे जो इस आयोजन में, इस बौद्धिक विमर्श में देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से, विश्वविद्यालयों से, शैक्षणिक संस्थाओं से जो अध्यापक, माननीय कुलपति जी और जो शोधार्थी, अध्येता सब जुड़े हैं, सब धन्यवाद और आभार के पात्र हैं। हम सब लोगों के प्रति, जो वरिष्ठ हमारे प्रति, उनके प्रति अनुग्रह भाव व्यक्त करता हूँ, और जो हमारे समवय हैं, सहकर्मी हैं, सहधर्मी हैं, उनके प्रति मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत